मनी मंत्रा का अगला आधा घंटा जहां पर हम फोकस करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर एक बार फिर से, और आपको एक बार फिर बता दें कि अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर हम लाइव हैं इस वक्त, जहां पर अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन चलिए आपको बता दें एक बार फिर से कि जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 9619873567। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ investonline.in के फाउंडर अभिनव अंगरीश जुड़ गए हैं। अभिनव, स्वागत है आपका एक बार फिर से मनी मंत्रा पर। और सवालों का सिलसिला शुरू करें। हमारे दर्शक राहुल बिबानी क्या फोन लाइन पर है हमारे साथ? राहुल, गुड इवनिंग, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। हाँ, आवाज आ रही है। बताइए सर, आपको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए 18 साल में, जिसके लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है ना? हाँ। तो आप इक्विटी में पिछले 3 साल से निवेश कर रहे हैं? हो, 3 साल से कर रहा हूँ। SBI फोकस्ड है। हाँ, यस। मेरे का लार्ज कैप फंड है, L&T का मिड कैप है ना? यस। ठीक है। स्पेशली L&T मिड कैप की परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न है आपको? राहुल, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और मुझसे फोन पर बात कीजिए। हाँ, यस। हाँ, वो तीन फंड है। SBI फोकस, मेरा एक लार्ज कैप और L&T मिड कैप। तो मिड कैप की परफॉर्मेंस को 1.5 हजार की SIP चल रही है। ठीक है। निवेश बढ़ाने का इरादा है आपका? हाँ, आगे बढ़ाएंगे ना। ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि में सुकन्या समृद्धि में 3,000 रुपया हर महीना जाता है। हाँ, और PF अकाउंट में 6,000 रुपए जाते हैं हर माह। ठीक है। चलिए, आपको हम सलाह दें और अभिनव अंगरीश के पास जाएं, उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं टाइम्स नाउ नवभारत नवनिर्माण मंच, जो कि उत्तराखंड में लगा हुआ है, और उत्तराखंड के CM हरीश रावत वहां पर बात कर रहे हैं। एक बार वहीं का रुक करते हैं। ऑब्जेक्शंस उठाए थे, ट्वीट्स हैं उनके रिकॉर्ड पर हैं। फर्जिकल स्ट्राइक्स बोलने वाले संजय निरुपम रिकॉर्ड पर हैं, वो ट्वीट डिलीट नहीं हुआ। और बालाकोट में जब आर्मी ने वहां पर अटैक किया तो कहा गया, किसने? सिद्धू ने कहा कि वहां तो 300 पेड़ ही उखड़े हैं सिर्फ, और सड़क का गुंडा संदीप दीक्षित ने। ये सारे नेता आज भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं और उनकी कुछ लोगों की तो तरक्की ही हुई है, कम नहीं हुए वो। आप मुझे बताइए कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल कमेंट्स क्या होते हैं किसी पार्टी में? देखिए, जिसने भी कुछ कहा हो, मुझे मालूम है 1-2 लोगों ने कुछ बहकी बातें कही, उनको पार्टी के द्वारा स्नब कर दिया गया, उन्होंने बातें वापस ली, माफी मांगी। माफी किसने मांगी? किसी को याद है किसी कांग्रेस के नेता ने माफी मांगी? संदीप दीक्षित ने, मैं नाम भी बता दे रहा हूं। और दूसरी बात जो है, बालासोर पर जो कुछ कहा, जिस दिन बालासोर में अटैक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल जी इत्तेफाक से गुवाहाटी में उस समय मेरे साथ थे, और उन्होंने गुवाहाटी की पब्लिक मीटिंग में कहा कि देश को फक्र है, हम अपने एयरफोर्स को, अपने सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और हम ऐसे मामलों में जो हमारी देश के स्वाभिमान, अखंडता, एकता से संबंधित है, उसमें सरकार के साथ है। मतलब राहुल गांधी की कही हुई बात आपको याद नहीं है? आपकी पार्टी में मैं जानता हूँ, आपकी पार्टी में एक ही नेता है, उसके आगे कोई नहीं। मैं जानता हूँ टाइम्स नाउ के कैटलॉग में कांग्रेस की पॉजिटिव चीज स्थान नहीं पाती है, नेगेटिव चीजों को आप संभाल करके रखते हैं, वो हम सबको मालूम है और पूरे देश को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज भी कह रहा हूँ कि सेना के प्रति, हमारे मन में सेना अधिकारियों के प्रति सर्वोच्च सम्मान है, और ये इस राइडर के साथ कह रहा हूँ, देश में सेना के सम्मान के लिए जितने ऊंचे निर्णय लिए गए, वो सारे निर्णय कांग्रेस के कार्यकाल में लिए गए। आज जिन वेपनरी पर हम गर्व करते हैं, चाहे वो बोफर्स की तोप हो, चाहे राफेल हो, वो सब के सौदे कांग्रेस के समय में हुए। पूरे नहीं हुए। राफेल पे तो आप
आपके राहुल सरकार- गांधी जी ने कह दिया चौकीदार चोर है और इसलिए- सुप्रीम इसलिए- कोर्ट में इसलिए फिर माफी भी मांगनी पड़ी। हमारे समय में 1670 करोड़ में एक रफेल का जहाज आ रहा था। यदि आप उसके 3 गुना ज्यादा कीमत अदा करके रफेल के प्लेन AK फाइटर को लाओगे एंटनी जी तो भी कौन? जो आपके सहयोगी और रह आपको चुके हैं, आपको कैंसिल आपको कर आपको चुके थे। आपको ये भी मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है कि आज क्यों फ्रांस के अंदर जो है रफेल की जांच चल रही है। क्यों जांच चल रही है? वहां की सरकार क्यों जांच करवा रही है? इसलिए कि बहुत सारे नए तथ्य निकल करके आए हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत एक प्लेन कंक्लूजन है, जिस जहाज को हम 2/3 कम कीमत पर खरीद करके ला रहे थे, आप उसका 2/3 ज्यादा कीमत अदा करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? और कहीं ये गलती कांग्रेस ने कर दी होती, हमने बोफर्स की तोप खरीदी, कहीं कोई चीज सिद्ध नहीं हुई इतने सालों बाद भी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा वाले सवाल उठाते रहे और बोफर्स की तोप ने कारगिल में द्रास की पहाड़ियों में सिद्ध कर दिया कि वो देश के लिए कितनी मुफीद है। आज भी चीन डर रहा है तो बोफर्स की तोप से डर रहा है, मगर इन्होंने राहुल गांधी जी को बदनाम कर दिया। और यदि हमने कह दिया मोदी कि जी को बदनाम करना चाहते हैं। तुमने तिगुनी कीमत पे क्यों रफेल खरीदा, हम तो 1/3 कीमत पे लेकर के आ रहे थे, तो हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो आप पत्रकारगण कह देते हैं कि जो कुछ भी नहीं कि हुआ, मगरमच्छ आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। उनके पास मगरमच्छ है। अच्छा, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए जो पब्लिक पूछना चाहती है। वो सवाल ये है कि आप हिंदू हैं, देवभूमि पे हैं तो हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ, मैं वो हिंदू हूँ जो सनातन है, और मैं वो धर्म को मानता हूँ जिसको विवेकानंद जी ने कहा कि ये सनातन धर्म है, इसके आदि को भी कोई नहीं जानता, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक चलेगा, ये सर्वधर्म। चलिए, तो नवनिर्माण मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत बात करते हुए, लेकिन एक बार फिर से हम रुक करेंगे मनी मंत्रा की ओर, जहां पर अभिनव अंगरीश के पास अब मैं जाऊंगी। अभिनव, हमने राहुल का सवाल सुना और इन्होंने क्लियरली अपने लिए गोल डिफाइन किया हुआ है, जहां पर रिटायरमेंट के लिहाज से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें पेंशन की बहुत चिंता नहीं होगी क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी है और वहाँ पर शायद उनका इंतज़ाम पेंशन के लिहाज से हो चुका है। हालांकि रिटायरमेंट का लक्ष्य ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे इसको रिवाइज करने की ज़रूरत भी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राहुल बिबानी साहब ने इसका आकलन कर रखा हो। फिर भी जो 3 फंड्स के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है वो कैसे हैं? ओके, कविता, जो स्कीम्स हैं इनकी 3 कैटेगरीज में स्प्लिट हैं। जैसे मेरा एसेट लार्ज कैप है, वो एक लार्ज कैप कैटेगरी फंड है। SBI फोकस्ड, जैसा नाम है वो फोकस्ड फंड है, और एक LNT मिड कैप फंड है। तीनों में इन्वेस्टमेंट लगभग 4,500 रुपये की मंथली हो रही है। जो इनका टारगेट है, जो उनको अचीव करना है 18 साल में, वो नेचुरली ये SIP अमाउंट से वो डिराइव नहीं कर पाएंगे। उनको लगभग 3,500-4 हज़ार से, और उसके अलावा हर साल 5% अगर अपने एनुअल SIP बढ़ाएंगे तब जाके वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। थर्डली, जो इनका LNT मिड कैप फंड है, जो उनका कंसर्न है वो मेरा भी कंसर्न है। कई सालों से ये फंड वो अल्फा जनरेट नहीं कर पाया है, जो दूसरे स्कीम्स या बेंचमार्क के जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो उससे वो रिटर्न्स नहीं दे पाया है। थोड़ी सी फंड की स्कीम की तरफ जो फंड मैनेजर है इनके विहांग नायक, हो सकता है उनकी तरफ से ये फंड इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो फंड को एग्जिट करें और एक कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। वो भी सेम कैटेगरी का ही है, जो पंकज टिब्रेवाल इसके फंड मैनेजर ने काफ़ी उम्दा काम किया है और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। जो उनकी 2 डेट स्कीम थी जिसके बारे में उन्होंने मेंशन किया, मेरे हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो और रिटायरमेंट्स के लिए उसको अलग रखें। जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है वो स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, जो स्पेसिफिकली वो हायर एजुकेशन या बाहर जाने के लिए जब उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए काम आता है। तो मैं इसको जनरली पोर्टफोलियो से अलग रखना चाहूँगा। प्रोविडेंट फंड को भी मैं इसमें काउंट नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिकली अगर म्यूचुअल फंड स्कीम से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 3 स्कीम्स में से LNT मिड कैप एग्जिट करके वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अगले दर्शक की ओर। दीपक उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, कैसे हैं आप?
जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, क्या हाल चाल? बढ़िया है मैडम जी, बताइए, आप जी 8 साल से इन्वेस्ट जी कर रहे हैं? जी मैं लगभग 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ ओके। जी। एक्चुअली मैं अभी 3-4 म्यूचुअल फंड में डाला हुआ हूँ, हाँ, मेरे पास जिसमें नाम है एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, म्यूरासिड का इमर्जिंग ब्लू चिप है, लार्ज कैप है और साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप है और आईसीआईसीआई का आपके पास टेक्नोलॉजी का फंड है ना? जी जी मैम तीनों, इन सभी फंड्स में आप 3 साल से पैसे डाल रहे हैं? जी। नहीं, कुछ फंड मैम अभी कुछ बाद में शुरू हुए। मतलब मैं 3 साल पहले से म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, धीरे धीरे ये फंड अभी मेरे पास फिलहाल में प्रेजेंट में यही पोर्टफोलियो है। तो मुझे ये जानना था कि ये सही है या मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए, ताकि मुझे लगभग 8 से 10 साल में मेरे पास 1 करोड़ का अमाउंट आ जाए। क्या करेंगे 8 से 10 साल में 1 करोड़ के अमाउंट का? जी मुझे एक घर खरीदना है, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा था। तो आपने आकलन किया होगा, आपको 1 करोड़ में घर चाहिए। जी चलिए, तो अभिनव, घर खरीदना है और मौजूदा पोर्टफोलियो आपके सामने है। निवेश कितना बढ़ाएं अगर इनको 8 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए? कविता, दीपक जी का टारगेट बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। 9,000 रुपये अगर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8 साल में अगर 1 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली एक इम्पॉसिबल टास्क है। SIPs कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। देखिए, अगर मैं 9,000 रुपये अज्यूम करूं कि वो सालाना इनको 50% का एवरेज रिटर्न दे, तब जाके 8 साल में इनका टारगेट अचीव हो सकता है। नेचुरली 50% का सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट करना प्रैक्टिकली एक इम्पॉसिबल चीज़ है, जो कंसिस्टेंटली पॉसिबल नहीं होगी। 12% एक एवरेज जो हम अकाउंट करने के लिए सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, आपको वही एक रूट और कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। उसके हिसाब से अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं तो इन्हें लगभग 65 से 68 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपना टारगेट अचीव करने के लिए, और काफ़ी अग्रेसिव भी होना पड़ेगा। तो या तो ये अपना टेन्योर बढ़ाए इन्वेस्टमेंट का, इसको 15 साल या 18 साल के पीरियड पे अगर इन्वेस्ट करें तो पॉसिबली आपका टारगेट अचीव हो सकता है। जहाँ तक इनका स्कीम्स की कंसर्न है, मुझे स्कीम्स में कोई कंसर्न नहीं है, पर अगर ये इतना अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि वो लार्ज कैप से एग्जिट करके, जो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड है उससे एग्जिट करके कोटक इमर्जिंग का मिड कैप फंड लें। बिकॉज अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए या अग्रेसिव स्कीम में रहना अच्छा होगा उनके पोर्टफोलियो के लिए। एक्सिस फ्लेक्सी कैप है या मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, इसमें भी लार्ज कैप का एक्सपोजर है काफ़ी। तो मेरे हिसाब से एक मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड है, ये एक नेचुरली सेक्टर फंड है, पर इनका एलोकेशन पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% का ही है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि वो एग्जिट करें। बट एक लार्ज कैप फंड को स्वैप करके इमर्जिंग इक्विटी में लें, और अगर वो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो इन्हें नेचुरली अमाउंट काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स उनको अपना मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, या वो टेन्योर एटलीस्ट 18 साल के आसपास तक का टेन्योर प्लान करके चलें। चलिए, मौजूदा हाल में जो भी मिड कैप फंड का आपने इनको चुनाव कहा है, क्या फैक्टर्स आपने ध्यान में रखे हैं और आपने इनको रिकमेंडेशन दी है? कविता, देखिए, फंड का सिलेक्शन नेचुरली SIP के बेसिस पे है, तो कोई शॉर्ट टर्म व्यू तो है नहीं। वन, फंड का साइज काफ़ी अच्छा है, और जैसे मैंने इसके पहले वाले सवाल में भी जवाब दिया था, जो पंकज टिब्रेवाल इसके फंड मैनेजर ने काफ़ी अच्छा काम किया है फंड में और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग रहे हैं। अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आगे चल के भी रहेंगे, वो जो फिलहाल इनका पोर्टफोलियो है, जैसे इन्होंने बाजार की वॉलेटिलिटी देखते हुए जैसे फंड का परफॉर्म किया है, फंड का साइज जो है और जो फंड की स्कीम, जो इनकी इक्विटी सिलेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी है दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से कोटक इमर्जिंग इक्विटी इनके पोर्टफोलियो के लिए आइडियल रहेगा। ऑलराइट, चलिए, आपको सलाह समझ में आई है दीपक? जी मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना सवाल हमें भेजने के लिए। सुनील, हमारे अगले दर्शक क्या फोन लाइन पर हैं? सुनील, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। पूछिए सर। हेलो सुनील, सवाल पूछिए। मेरा पोर्टफोलियो, जैसे मैडम मैंने बताया था, पोर्टफोलियो मैंने मैसेज व्हाट्सएप भी किया था, मेरे को फिर से बताना पड़ेगा क्या?
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मिराई का एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है और एसबीआई का स्मॉल कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप है। इस पोर्टफोलियो मैडम मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है? क्या इसको अभी मैं 6 महीने से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो के एडवाइस करें मुझे, यदि इसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए पूछ रहा हूँ मैडम। तो आप इसमें कम से कम 5 साल रहेंगे? 5 साल 10 इयर्स तक भी कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। 10 इयर्स का मेरा एटलीस्ट 10 इयर्स का टारगेट है मेरा। आप समझते हैं बाजार को? थोड़ा बहुत, जस्ट आई एम बिगिनर। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है सुनील कि आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि आपने जिन फंड्स में निवेश किया है इसके बाद भी अगर आप अपने फंड्स या अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं तो कौन फंड को मैनेज कर रहा है, किस तरह के स्टॉक्स हैं फंड में, बाजार की उतार चढ़ाव के साथ साथ आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा आपको ट्रैक रखना होगा, क्योंकि आप बिगिनर हैं। आगे चलकर अगर आप एक निवेश रणनीति बांधकर उस राह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इन बुनियादी बातों को समझें। ठीक है, फंड सही है या नहीं? आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एलएसएस फंड चुना है टैक्स बेनिफिट के लिए ही ना? यस यस यस। बहुत बढ़िया। चलिए अभिनव बताएं, 7,000 रुपए मौजूदा समय में ये अपनी एसआईपी कर रहे हैं। कविता, सुनील जी का पोर्टफोलियो बहुत ही उम्दा पोर्टफोलियो है। मुझे कोई स्कीम रिकमेंडेशन इन्हें नहीं देनी है, ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपने उन्हें सलाह दी है वो भी एकदम सही सलाह है कि वो फंड को समझें जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसआईपी रूट इन्होंने चूज किया है, तो अगर ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट जैसा वो सजेस्ट कर रहे हैं, एक काफी डिसेंट पीरियड है। जितना लंबा निवेश करेंगे उसमें इनको वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा बहुत ज्यादा होगा। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल जो स्कीम्स हैं, इन्हीं स्कीम्स में वो आगे चल के भी फंड्स ऐड कर सकते हैं। ये नोट करें कि मेरे एसेट, इमर्जिंग इक्विटीज और एसबीआई स्मॉल कैप में फिलहाल रेस्ट्रिक्शन है फ्रेश फंड्स ऐड करने के लिए। तो नेचुरली अगर वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो उनसे पूछ के वो फंड सिलेक्शन और कहाँ पे ऐड करना है वो देख सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में एक इंटरनेशनल इक्विटीज का भी एक्सपोजर है, तो वो भी इनको काफी डाइवर्सिफिकेशन है। प्लस अगर एसआईपी जब इन्वेस्टर्स करते हैं, मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अब सारी एसआईपी डेबिट्स एक ही डेट पे ना करें। टिपिकली इन्वेस्टर्स फर्स्ट या 7th के आसपास ही डेबिट करते हैं, जो हमने देखा है। हम इनको रिकमेंड करते हैं कि आप पूरे महीने में स्प्लिट करें। अगर आपकी 4 स्कीम्स हैं और प्रैक्टिकली अगर इक्वल अमाउंट्स हैं तो आप 7th, 14th, 21st ऐसे आप हर वीक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पोर्टफोलियो में हर पूरे महीने में जितनी एवरेजिंग पॉसिबल है वो आपको उसका फायदा आप ले सकते हैं। पोर्टफोलियो अच्छा है, कंटिन्यू करें और हर साल इसे इंक्रीज करते हैं, ये मेरे इनसे एक जेन्युइन एडवाइस है। चलिए, अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। तुषार, नमस्कार। तुषार, आपके पास 25 लाख की एफडी है अभी भी, कि आपने उसे विड्रॉ कर लिया है? नहीं मैम, वो है अभी, मैच्योर होने आई है। पर होगी वो जनवरी एंड में। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट से जो मैच्योरिटी हो रही है उसको इक्विटी में लगाने के बारे में आपने कैसे सोचा? एक्चुअली मैम मेरे पास एक होम लोन भी है जो कि मैंने 40 लाख का लिया था 3 साल पहले। अच्छा। और अभी जो करंट आउटस्टैंडिंग है दैट इज 37 लाख रुपीज ऑफ माय होम लोन। ओके। तो मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं ये जो 25 लाख की एफडी है उसको मैं होम लोन अकाउंट में डाल दूं या फिर मैं इक्विटी में डाल दूं। सो मेरे को उस पार्ट में कुछ सजेशन चाहिए था कि हाउ शुड आई यूटिलाइज माय 25 लाख रुपीज, शुड आई डायरेक्टली पुट इन द होम लोन अकाउंट और शुड आई इन्वेस्ट फुल अमाउंट और पार्ट ऑफ इट इनटू द इक्विटी? 40 लाख का जो आपका लोन है वो कितनी अवधि के लिए है? 30 इयर्स के लिए। 30 साल के लिए। हाँ जी। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग सवाल है। और अभी ना ऐसे बहुत सारे लोग अपनी एक रणनीति भी बनाते हैं, जहां पर ये तो खैर इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा किए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एसआईपी भी शुरू कर लेते हैं, बाजार में डाल लेते हैं ताकि जो कॉर्पस इकट्ठा हो उससे अपना होम लोन भी चुकाया जा सके। लेकिन क्लियरली तुषार को यहाँ पर अपनी 25 लाख की एफडी जो जनवरी में मैच्योर हो रही है, क्या अपने होम लोन का कुछ हिस्सा वो चुका सकते हैं इस राशि से, या आप कहेंगे कि किश्तों में बाजार में डाल दें ये पैसे? कविता, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बहुत कॉमन सवाल है जो इन्वेस्टर्स जनरली सोचते हैं कि एफडीज के वर्सेस जो लोन है उसको पे करें, बाजार में डालें क्योंकि बाजार में काफी छाल है, अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं एंड सो ऑन। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
मैं जनरली सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोन फ्री रहें, जितना हो सकता है आप अपने आप को इंटरेस्ट से फ्री रहें, तो आपको हर महीने वो EMIs भरने का स्ट्रेस नहीं रहता है। बट ये ऑल्सो एक इंडिविजुअल परसेप्शन है लोगों का, या उनकी जो पर्सनालिटी टाइप है, अगर वो चाहते हैं कि वो EMIs उनको स्ट्रेस नहीं देता है या स्ट्रेसफुल नहीं है हर महीने एक किश्त भरना, तो वो होम लोन की किश्त कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर 30 साल का लोन है और इनकी 40 लाख का है, तो लगभग 24,000 के आसपास इनका EMI होगा। अगर इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ये ब्रिलियंटली इनके ATC कैटेगरी के लिए फिट होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 7.25 के आसपास इनका इंटरेस्ट रेट होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कविता, जो मैं शेयर करना चाहूंगा दर्शकों के लिए। अगर आपका EMI का अगर आप 10% पोर्शन, लेट्स अज्यूम अगर इनका 24,000 रुपए का अगर EMI है, उसका 10% अगर मैं राउंड करके 2,500 रुपए लूँ, अगर आप 2,500 रुपए की आप मंथली SIP करते हैं फॉर द सेम पीरियड ऑफ योर लोन, जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो SIP की वैल्यू से ज्यादा हो जाती होगी। मैं ये भी अज्यूम करता हूँ कि जो इन्वेस्टर 24 या 25,000 रुपए किस्त भर सकते हैं, वो नेचुरली 2,500 और 3,000 रुपए तक इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसे देखने का, कि अगर आपको इंटरेस्ट बर्डन हिट कर रहा है, तो नेचुरली ये एक तरीका है कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट की रिकवरी 10% ऑफ द EMI की वैल्यू से रिकवर हो सकती है। FDs नेचुरली अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। 5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन के बाद आपको 3.5-4% नेट आता है, तो कोई एब्सोल्युटली नो ब्रेनर है कि वो कंटिन्यू करने में सेंस नहीं है। अगर सुनील जी को लगता है कि ये बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किश्त इनके लिए एक स्ट्रेस नहीं है, तो एक STP का रूट ये चूज कर सकते हैं, जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट है, जिसमें एक मुश्त अमाउंट लिक्विड फंड में इन्वेस्ट की जाती है और वहीं से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलर टू SIP, पर लमसम होने की वजह से आपकी लिक्विड से हर महीने इक्विटीज में इन्वेस्ट होगी। मैं रिकमेंड करूंगा अगर ये रूट लेते हैं, तो महीने का 1,10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हुए 2 साल तक अपने फंड्स को ये एवरेज आउट करें और इसे कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहने दें। अगर ये आगे चल के EMI के बाद अगर इनके पास एक्सेस फंड्स हैं SIPs के लिए, तो वही इक्विटी स्कीम जिसमें STP कर रहे हैं उसमें SIP भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि एक EMI कोई स्ट्रेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इक्विटीज में STP के थ्रू इन्वेस्ट करें, और अगर है तो आप लोन पे ऑफ कर दें और आप एब्सोल्युटली इंटरेस्ट फ्री रहें। ऑलराइट, चलिए तुषार, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और जल्दी से वक्त हो गया है आज का निवेश गुरु मंत्र जानने का। अभिनव, आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज का? लंबी अवधि के लिए ही निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करने से आप सिर्फ मार्केट में एक गैम्बलिंग खेल रहे हैं, आप ना कि फंडामेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म जो एब्सोल्युटली वॉलेटाइल। चलिए, तो हमेशा लंबी अवधि का नजरिया रख के चले। बाजार के उतार चढ़ाव से अगर आपको बचना है या इस उतार चढ़ाव को अगर आपको अपने फायदे में लेकर आना है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लंबा नजरिया रखें, और लंबा नजरिया भी 5 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, खासतौर से तब जब आप इक्विटी बाजार में निवेश कर रहे हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, आपने समय निकाला, तमाम दर्शकों को फाइनेंशियल प्लानिंग की राह में आगे ले गए, उनकी समस्याओं का आपने निवारण किया। और मनी मंत्रा में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आप हमारे शो को सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर। अपने सवाल वहाँ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें ना अपना सवाल हमें। और अपना सवाल जब भी आप व्हाट्सएप करें तो अपना नाम साथ में ज़रूर भेजिएगा। नंबर आपको बता देते हैं एक बार फिर से, 9619873567। ये नंबर है व्हाट्सएप का, जहां पर आपको अपने सवाल हमें पहुंचाने हैं। मनी मंत्रा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।